नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत का दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है 1 से लेकर के हम लोग 40 तक पढ़ चुके हैं। और 40 41 से लेकर के हम लोग 95 96 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे विद्युत को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक फ्यूज का तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा को प्रभावित करना, अत्यधिक विद्युत धारा के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, और किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी, जो अत्यधिक प्रवाह धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ देता है, परिपथ को तोड़ देता है। 42 का है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा सुरक्षा है सुरक्षा इसमें है सुरक्षा। फ्यूज तार उस व्यक्ति धातु से बना उस धातु से बना जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है, चालकत्व कम होता है। तो इसका हो जाएगा 42 का बी हो जाएगा, गलनांक कम होता है। फ्यूज तार गलनांक कम होता है, ठीक। आगे हम लोग आगे फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: न्यूनतम प्रतिरोध और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक, और निम्न प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। तो इसका 42 का हो जाएगा कि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है ना। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। 42 हो गया, 44 हो गया कि बिजली सप्लाई में मेंस फ्यूज का एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह मेंस स्विच के साथ समानांतर में संयोजित होता है। यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन का 44 का हो जाएगा, हो जाएगा इसका गलनांक निम्न होता है, ठीक है। यह है 45। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है। विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है संचारण में विद्युत ऊर्जा से कम करने के लिए, वोल्टेज को स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाह होने से अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, और विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो ये जगह 45 का हो जाएगा सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। इस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक। 47 हो गया कि समानता प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और निकिल मिश्र धातु से, लेड और लोहे की धातु से, निकिल और लेड से, और टीन और लेड से। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी हो जाएगा, टीन और लेड से मिश्रण से बनता है। 48 है एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण का होना आवश्यक है? मोटा तार, उच्च गलनांक मिश्र धातु या कम लंबाई, मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार, अधिक लंबाई निम्न गलनांक का मिश्र धातु या पतला तार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का? 48 को हो जाएगा सी, कम लंबाई का निम्न गलनांक मिश्र धार और पतला तार होना चाहिए, ठीक। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस में बना होता है? कॉपर से, आयरन से, लेड से, टंगस्टन से। तो 49 का हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। आगे, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वह तेजी से प्रवेश करती है। बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होता है। बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है। बल्ब के अंदर गैस का अचानक प्रसारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए हो जाएगा कि बल्ब में निर्वात होता है और निर्वात की वजह से वह उसमें तेजी से हवा प्रवेश करने की वजह से आवाज देता है। तो आप लोगों को ये देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में एक ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के में जब वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कमेंट कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो उसका हम पीडीएफ दे देंगे। और साथ में इसका आंसर दबा, हाँ एक चीज़ है कि थोड़ा सा तेजी में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, उसके बाद से आगे आंसर देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए 51 है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? माने बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? कारण क्या है? टंगस्टन तंतु के उपापचय को रोकने के लिए,
बल्ब के फूट जाने के रोकने के लिए, अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का हो जाएगा ए, टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब की अधिक पसंद की जाती है क्योंकि उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, वोल्टा की घट बढ़कर उस पर असर नहीं पड़ता है। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा से प्रकाश परिवर्तित हो जाती है, उसकी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती है। इसका 52 का हो जाएगा सी कि विद्युत ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 52 का सी। आगे 53 हो गया कि विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता रहती है, उच्च गलनांक होता है। तो विद्युत बल्ब में के तंतु में निर्माण का टंगस्टन का प्रयोग क्यों होता है? तो उसका 53 का हो जाएगा, 53 का डी, उच्च गलनांक होता है। तो यहाँ पे देखिए, वहां पे टंगस्टन वो जो फ्यूज तार था उसका निम्न गलनांक था और टंगस्टन का उच्च गलनांक था। ठीक, आगे नाइक्रोम के तार हीटिंग फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होती है क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होती है, लाल तत्व होने के कारण ऑक्साइड नहीं बनता है। और ए, बी और सी, डी जो डी दिया हुआ है, बी और सी आंसर दिया हुआ, तब क्या होगा इसमें? तो 54 का हो जाएगा डी, इनमें दो, यानी कि इसके तार खींचे जा सकते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक, आगे ट्यूबलाइट की में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग में परिवर्तित होता है, प्रकाश में परिवर्तित होता है? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70%। जो ट्यूबलाइट का होता है, ट्यूबलाइट की व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ये इसका आंसर 55 का हो जाएगा डी, 60 से 70% ऊर्जा में प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। 56 का विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत लाइट और उपयुक्त सभी। तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का डी, उपयुक्त सभी है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। ठीक है, 100 वाट वाले विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे का प्रयोग होता है, तो एक लैंप में कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? 1 यूनिट, 0.1 यूनिट, 10 यूनिट और 1000 यूनिट। देखिए, इससे क्या होता है कि 100 वाट का बल्ब, अगर मान लीजिए 100 वाट का बल्ब 10 घंटा चलेगा, ठीक है ना, तो 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि इसका 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक, तो अगर मान लीजिए, देखिए ये 10 घंटा है, माने 10 घंटा यूनिट है, वाट हो गया, ये हो गया डे यानी समय, टाइम, और कितना दिन होगा? तो दिन अगर 30 दिन का निकाला हो तो 30 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो इसका आंसर 57 का हो जाएगा ए, 1 यूनिट। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया है कि 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। ठीक, 5 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया। तो इसका देखिए वही चीज है, 100 वाट गुणे 10 घंटा बटा में 1000। ठीक, तो ये दोनों कट जाएंगे, रुपये 100 गुणे 10 बटा में 1000, 1 2 3, 1 2 3, यानी 1 यूनिट होगा तो 1 यूनिट का 5 रुपया हो जाएगा, 1 यूनिट का 5 रुपया। तो 58 का हो जाएगा ए। ठीक, अगर यही कुछ पूछ देता कि मान लीजिए कि 30 दिन चलता, मान लीजिए 10 घंटा के हिसाब से 30 दिन चलता, तब यहाँ से 30 का गुणा हो जाएगा, तब यह हो जाएगा ये इसके साथ में 30 का, यानी कि 100 गुणे 10 बटा में 1000 गुणे में 30। ठीक है, तो 1 2 3, 3 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 30, यानी कि 30 यूनिट हो गया, तो 30 का भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 3 5 15, 150 रुपया। ठीक, तो ये याद रहे, ऐसे ही निकाला जाता है ये। ठीक, 1 किलोवाट किसकी इकाई है? 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का और विद्युत विभव का। तो 59 का हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा का। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज, ओम, एम्पियर। फुट दिया हुआ है, मतलब निम्नलिखित फुट है कि केवल 1, 1 2, 2 3, 1 4। तो 60 का हो जाएगा ए, केवल 1 वाटेज के। ठीक है, आगे वाटेज नहीं होगा, वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज है या वोल्टेज होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ दिया हो कि 100 वाट का बिजली का बल्ब
100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई होगा, 1 यूनिट। अभी इससे पहले वाला हम लोग पढ़े हैं 61 का हो जाएगा, भी 1 यूनिट हो जाएगा। देखिए वो कैसे निकलता है, पहले वाट, देखिए ऐसे लिखा था वाट घंटा गुणने में जैसे दिन, ठीक है ना, को दिन चला, अब बट्टा में 1000 का भाग दिया जाता है, इसी से निकलता है। वाट हो गया 100 वाट, दिन तो दिया नहीं है तो घंटा हो गया 10, अब बट्टा में 1000। ठीक, तो 1 2 3 1 2 3 एक बार से कट गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, तो 1 इकाई हो जाएगा। चलिए आगे, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, लिस्टर, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो 62 का हो जाएगा सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं लोहे से, एल्युमिनियम से, तांबे से, इस्पात से। तो इसका क्या हो जाएगा? तांबे से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तांबे से। आगे, नीचे कथन दिया हुआ है ए और आर, मतलब कारण दिया हुआ है, इसके अध्ययन से नीचे दिए गए कूटों का चुनिए। चलित त्वरित चालक इस्पातों को नष्ट होने से बचाते हैं, वे आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। उसका कारण है तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है, धारा प्रवाहित करने में केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सी हो जाएगा कि धातु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलिकॉन, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का बी, सिलीनियम होगा। सिलीनियम जो है मंद चालक नहीं है, ठीक है ना, सिलीनियम। उसके बाद से ये और ये सब बने मंद चालक है प्रकाश विद्युत का। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये कौन सा है? कौन सा विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो 67 का क्या होगा? 67 का हो जाएगा ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में किया था? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये याद रहे, ये हो जाएगा। ठीक, आगे, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 220 के, 273 के, 6500 के, 9000 के। ठीक, तो 68 का क्या होगा? 68 का हो जाएगा सी, 6500 के। ठीक है ना, कि सामान्यतः जो प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित अंक आता है 65 के। ठीक है, आगे, मनुष्य शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम का कोटि क्या है? 10 का पावर 2 ओम, 10 का पावर 4 ओम, 10 का पावर 6 ओम, 10 का पावर 8 ओम। मनुष्य शरीर माने शुष्क में के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 69 का हो जाएगा सी, 69 का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर 6 ओम होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम। इसका हो जाएगा ए, 70 का ए हो जाएगा, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने में। माइका है, माने माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक। ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, देखिए पहला में दिया ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा माइका, 71 का ए हो जाएगा, 71 का, कि यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। ठीक, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः 100 से 500 सेंटीग्रेड, 1000 से 1500, 2000 से 2500, 3000 से 3500। जलते हुए जो बल्ब का विद्युत बल्ब है उसका तंतु सामान्यतः कितना सेंटीग्रेड रहता है, वही पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, एम्पियर क्या मापने के लिए? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो 73 का क्या हो जाएगा? बी, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक, आगे, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? थर्मोपाइल, सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में डायनामो और लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो विद्युत सेल वाला हो जाएगा, सौर सेल होना चाहिए। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होना चाहिए। 74 का बी। ठीक है, 74 का बी, सौर सेल। कृत्रिम ऊर्जा का
कृत्रिम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मोटर हो जाएगा विद्युत मोटर, जैसे कि देखिए ये विद्युत आएगा और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। तो डायनामो जो होता है, डायनामो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में, ठीक, विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह से ट्रांसफार्मर होता है, वो है एसी को एसी में या तो एसी को डीसी में बदलता है। विद्युत मोटर है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, विद्युत मोटर इसका उल्टा हो जाएगा। और इंडक्टर होता है वो ऊर्जा में बदलता है, हीट में, गर्मी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 का सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा और श्वसन द्वारा। उसमें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका आंसर 76 का क्या होगा, 76 का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ठीक, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो होता है निम्न से बनी होती है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, जिरकॉन। तो सिलिकॉन का होता है, जो अर्धचालक होते हैं अधिकांश तौर पर सिलिकॉन का ही बनते हैं, अधिकांश तौर पर सिलिकॉन का। आगे, प्रत्यावर्ती धारा को दीर्घ धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। ये तो ट्रांसमीटर नहीं होगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर मतलब एक विद्युत चालक ही है, लेकिन इसमें और इसमें होगा। देखिए रेक्टिफायर जो होगा प्रत्यावर्ती धारा अधिक धारा को बात कर रहा है, तो ये 78 का भी हो जाएगा। रेक्टिफायर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिक धारा में बदलता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है एसी से, जैसे एसी उच्च मान लीजिए वोल्टेज है तो उसको निम्न कर देगा एसी में, ठीक है ना, और चाहे निम्न एसी को उच्च एसी में बदल देगा। लेकिन रेक्टिफायर जैसे मान लीजिए 230 वोल्ट होता है ना, तो ट्रांसफार्मर से कम करके एसी से एसी करके उसमें एक डायोड लगता है, चार्ट है, ऐसे रहता है, इसे बोलता, यही रेक्टिफायर है, यही एसी से डीसी बदलता है। तो ये हो जाएगा एसी, हो जाएगा डीसी, ठीक है ना, तो ये रेक्टिफायर हो जाएगा। ठीक, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला ध्यान रहे कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी से एसी में ही बदलता है। बस अंतर इतना ही है कि ट्रांसफार्मर निम्न जो वोल्टेज है उसको उच्च कर देगा, ठीक है ना, उच्च कर देगा या उच्च को निम्न कर देगा। लेकिन रेक्टिफायर एसी को डीसी बना देता है या डीसी को एसी बना देता है। ठीक, आगे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है इसमें से एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, और डीसी वोल्टेज को उपचयन के लिए, और एसी को उपचयन और अपचयन करने के लिए। तो ये हो जाएगा 79 का डी हो जाएगा। वही जो उपचयन और निम्न अपचयन होता है, निम्न या उच्च विद्युत वोल्टेज बढ़ा देता है या घटा देता है, तो ये होता है एसी को। तो ट्रांसफार्मर जो होता है एसी, ठीक है ना, एसी को क्या करता है कि निम्न से उच्च वोल्ट में कर देता है, ठीक है ना, या उच्च को निम्न में कर देता है, ठीक ना। तो एसी को एसी में ही चेंज करता है, लेकिन बस निम्न से उच्च कर देता है या उच्च से नीच कर देता है, ये याद रहे। लेकिन वहीं पे जो इससे पहले था, ये ट्रांसफार्मर था ना, रेक्टिफायर होता है ना, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो डायोड को बोलते हैं, रेक्टिफायर जो होता है एसी से सीधे वो डीसी में बदल देता है। एसी से, जैसे ये दिया हुआ एसी से डीसी में आज, या डीसी से एसी में चेंज कर देता है, एसी में, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रहे। ठीक, आगे प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाला वस्तु सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन। प्रदीप्ति नली में ध्यान रहे, सोडियम वाष्प और नियान, पारा वाष्प और आर्गन, और मर्क्यूरी ऑक्साइड तथा नियोन। तो 80 का हो जाएगा सी, पारा वाष्प और आर्गन हो जाएगा। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग में होने वाली वस्तु है पारा का वाष्प और आर्गन। ठीक है, 3 पिन बिजली में के प्लग में लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन से, किसी भी सिरे से। तो ये हो जाएगा 81 का, ये हो जाएगा आधार सिरे से, मतलब कि अर्थिंग जमीन में लगाया जाता है, उसको आधार सिला बोलते हैं। ठीक, आधार सिरे से। 82 दिया हुआ कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान है, क्वेश्चन पूछता है इनमें से एक से दूसरे प्रकाश अधिक देता है, माने एक प्रकाश कम अधिक देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है,
कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका आंसर 82 का क्या होगा, 82 का सी हो जाएगा कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 का पावर 3 जूल और 10 जूल और 10 जूल, दोनों जूले हैं, या तो 100 जूल हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, मान के चलिए ई वाला 100 जूल। तो 83 का क्या हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक, तो ये याद रहे, ये याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। 1 किलोवाट जो होता है किसका मान होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6, यानी कि 3.6, यही 6 पावर में चला जा रहा है, मैंने यही नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने याद करने के लिए यहाँ पे 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है बस। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्या है प्रयोजन, क्या है, करंट के प्रवाह को कम करता है, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। तो 84 का क्या हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा प्रतिरोधकता को कम करना है। ठीक, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र है, तापमान से, दाब से, दैर्ध्य से, अनुप्रस्थ परिच्छेद से चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोटा बतावा। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 का भी हो जाएगा दाब से। ठीक है ना, दाब से उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिर कर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक, अर्धचालक, चालक, रोधी। क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य मैंने गिर कर शून्य हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उस पदार्थ को, तो अतिचालक, अर्धचालक, चालक, रोधी। 86 का क्या हो जाएगा, 86 का एक होगा अतिचालक। आगे, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, उत्कृष्ट सभी। 87 का क्या होगा, 87 का ए हो जाएगा बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। आगे, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब का पारा, अधिक दाब का पारा, नियान और पारा, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का हो जाएगा ए, कम दाब का पारा होता है, विद्युत मरकरी में कम दाब का पारा होता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन, बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर। बिजली के पंखे को, एम्पलीफायर तो आवाज के लिए होता है, रेगुलेटर है पिच रेक्टिफायर। तो ये जाएगा 89 का भी हो जाएगा, रेगुलेटर होता है, उसका नाम एम्पलीफायर जो होता है, जो हम लोग बाजा वाजा जो सुनते हैं ना माइक का, या जिसे गाना वाना सुनते हैं, वो एम्पलीफायर होता है। ये स्विच तो मान लीजिए कि स्विच ऑन ऑफ कर ले, रेक्टिफायर होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। रेगुलेटर जो हम लोग पंखा को कम बेसी करते हैं उसी को रेगुलेटर बोलते हैं। एमसीबी को लघु पथन शार्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, कैसे काम करता है, मैंने ये होता है धारा के चुंबकीय प्रभाव से, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर और धारा के तापन पर। तो इसका 90 का हो जाएगा डी, उसके तापन पर। ठीक है, डी। आगे, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति न्यूटन, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम। तो वोल्टेज 91 का हो जाएगा बी, 1 जूल प्रति कूलाम। आगे, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब वह सिकुड़ता है, वह फैलता है, उसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 92 का हो जाएगा, 92 का भी, वह फैलता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब उसका आकार फैलता है। डायनामो एक मशीन है जिसका काम, डायनामो एक यंत्र है। ठीक, और यंत्र को मशीन क्या पूछ रहा है ऑप्शन में, जैसे कि इसका डायनामो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करता है, लेकिन क्या कर रहा है कि उच्च वोल्टेज को निम्न परिवर्तित करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब यंत्र है, यंत्र से विद्युत ऊर्जा में वो परिवर्तित करता है। तो एक डायनामो क्या है, एक यंत्र है, यंत्र से हम लोग इस तरह से याद करने के लिए, डायनामो एक यंत्र है, यंत्र से विद्युत ऊर्जा में। और वही जैसे मोटर है, मोटर क्या है, एक यंत्र है, यांत्रिक ऊर्जा से मोटर नहीं, यंत्र को काम कर रहा है, तो विद्युत जब वो लेगा क्या लेगा, तो वो लेगा विद्युत ऊर्जा से यंत्र में काम करेगा। ठीक, मोटर एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, स्थिर वैद्युत क्षेत्र से। तो एक धारावाही चालक संबंधित है किससे, तो 94 का हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से।
ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा दिया है कि 95 का, कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? विद्युत प्रतिरोध ओम होता है, तो एमीटर, पोटेशियोमीटर, वोल्टामीटर, ओम मीटर, वही ओम मीटर। तो 95 का हो जाएगा डी, ओम मीटर। देखिए याद करने के लिए इसका प्रतिरोध ओम, ओम प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध, ये कई बार रटेंगे तो याद हो जाएगा ओम प्रतिरोध। तो देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया 95 तक। तो हम लोग देखे थे कि 41 से लेकर 95 तक इस पार्ट में हम लोग पढ़े, और आगे क्वेश्चन और मिलेगा तो हम लोग इस पे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको जो पीडीएफ की जरूरत हो तो बताइएगा, हम पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।